धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान मजाज लखनवी का एक बड़ा मशहूर शेर है, मुझे लगता है उसको आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन यहां इस खबर की शुरुआत में आपकी नजर करना ज्यादा बेहतर होगा। वो कहते हैं, तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन अगर इस आंचल को तू परचम बना लेती तो अच्छा था। ये शेर लागू होता है सावित्रीबाई फुले पर, क्योंकि 1831 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ और 1848 में उन्होंने अपने इस माथे के आंचल को जब परचम बना लिया तो बहुत सारे लोगों के पैरों से नीचे जमीन खिसक गई। उन्होंने जो महान काम उस वक्त किया उसकी जितनी सराहना की जानी चाहिए वो बहुत कम है, लेकिन उनको ना मीडिया में जगह दी जाती है ना स्कूलों में जगह दी जाती है। ऐसी महिला का तो हर स्कूल के अंदर पोस्टर तस्वीर लटका होना चाहिए था। उनके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राम पूनियानी जी। नाम के ही काफ़ी है उनका, पूरी दुनिया उनको सुनती है। वो वक्त देते हैं धाकड़ खबर के लिए, इसके लिए मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहता हूं। तो मेरा पहला आपसे सवाल आज ये होगा सर, कि आज हम उनको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, सावित्रीबाई फुले का जो योगदान है भारतीय समाज के परिवर्तन में बेहतरी के लिए, वो एक अमिट योगदान है। वो इसलिए कि समाज के परिवर्तन से मैं दो चीज़ों को ज़्यादा महसूस करता हूँ। एक तो यहाँ की जो जाति व्यवस्था का उन्मूलन, और जी दूसरा स्त्रियों की बराबरी के लिए संघर्ष। जो आपने शेर कहा था ना कि जो माथे का ये परचम बना लेती, तो वो परचम बनाने की प्रक्रिया जो भारत में शुरू हुई, उसमें पहला नाम है सावित्रीबाई फुले का। जी सावित्रीबाई फुले, खैर उनके पति का भी बहुत बड़ा योगदान है, ज्योतिराव फुले। उन्होंने जो अंग्रेज नए नए कुछ परिवर्तन ला रहे थे, उसमें से जगह बना के यहाँ के समाज में परिवर्तन कैसे होना चाहिए, ज्योतिराव फुले ने भी शुरुआत की, और सावित्रीबाई फुले उसको खास तौर से लड़कियों के लिए बहुत आगे ले गए। जी तो देखिए कि उस समय जब कि वैसे तो शिक्षा आ गई थी, आधुनिक शिक्षा आ गई थी, जी पर आधुनिक शिक्षा दलितों के लिए भी वर्जित थी, स्त्रियों के लिए भी वर्जित थी। जी तो ऐसे मौके पर सावित्रीबाई फुले स्कूल खोलती हैं लड़कियों के लिए, जी और लड़कियों के लिए स्कूल खोलती हैं। और एक दूसरी उसमें मजेदार बात यह है, जो उतनी इम्पोर्टेंट है, कि उनकी जो स्कूल की एक शिक्षिका जो उनके सबसे ज्यादा मददगार थी, उनका नाम था फातिमा बी। जी तो एक तरफ सावित्रीबाई फुले, दूसरी तरफ फातिमा शेख। तो ये लड़कियों के लिए उन्होंने स्कूल खोला, और ये लड़कियों के लिए जब स्कूल खोला, जो समाज के दकियानुसी पर लोग थे, जो धर्म के नाम में राष्ट्रवाद में विश्वास रखते थे, जी उन लोगों ने कहा कि लड़कियों को शिक्षा देना ये हमारे मजहब के खिलाफ है। ख्याल जी कीजिए, मजहब का कैसे दुरुपयोग करते हैं। तो उस समय भी उनका विरोध हुआ। तो ये दोनों महिलाएं स्कूल जाती थी, लड़कियों के रास्ते में इन पर कीचड़ फेंका जाता था, जी गोबर फेंका जाता था। इनको पूरी तरह से निराश करने की, हतोत्साहित करने की पूरी कोशिश होती थी। पर ये महिला सावित्रीबाई बहुत बहादुर, और यहीं से बहादुरी का परिचय होता है। बहादुरी का परिचय केवल तीर और तलवार से नहीं होता, कि आप समाज में अपने कन्विक्शंस के लिए, अपने मूल्यों के लिए कितनी मजबूती से इसका मुकाबला करते हैं। तो सावित्रीबाई फुले ने ये सब सहा। तो अब जब ये लोग जी जो दकियानुसी, कंजर्वेटिव, जी जो धर्म के नाम के राष्ट्रवाद को मानते थे, उन्होंने धर्म का लेबल लगा दिया जी कि लड़कियों को शिक्षा देना, ठीक है। यानी ये औरत तो हमारे जी धर्म के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है। जी तो 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 यहाँ फिर तो यहाँ कुल मिलाकर आपका कहना ये, अगर मैं समझूं कि वो एक बहादुर महिला थी जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए जो बीड़ा उठाया, उसमें फातिमा बीबी उनकी शामिल थी, तो बहादुर महिला के तौर पे याद कर सकते हैं उनको। तो कहूंगा बहादुर से भी ज्यादा अच्छा शब्द है क्रांतिकारी महिला। जी क्रांतिकारी, देखिए क्रांति में जो सामाजिक परिवर्तन का एक मुद्दा जुड़ा होता है, तो बहादुर शब्द तो वो थी बहादुर, पर उससे भी बेहतर शब्द मेरे लिए वो होगी क्रांतिकारी। और इसीलिए महाराष्ट्र में उनको क्रांति ज्योति सावित्रीबाई के नाम पे याद किया जाता है। तो यहाँ मैं बता दूं कि जब वो लड़कियों की शिक्षा को रोक नहीं पाए, तो उन्होंने अफवाहें उड़ा। पहले तो शारीरिक हमले, उसके बाद उन्होंने अफवाह उड़ाना चालू किया, और दो इतनी खतरनाक अफवाह उन्होंने उड़ाई। जी एक अफवाह तो उड़ाई कि तुम्हारी लड़कियां अगर पढ़ लिख लेंगी तो प्रेम पत्र लिखना सीख जाएंगी, जी तो दूसरों के साथ भाग जाएंगी, जी तो अपनी और घर में लड़कियों को पढ़ने मत दो। जी दूसरा उन्होंने कहा कि जो लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी वो जल्दी विधवा हो जाएंगी। हम्म अब उस समय विधवाओं की हालत बहुत खराब होती थी,
जी। तो ये दो अफवाह फैला के उन्होंने सावित्रीबाई के काम को रोकने की कोशिश की। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल के जरिए समझने की कोशिश करूं कि वो क्या चीज थी, कहां पे मन में वो भाव जगा कि महिलाओं को शिक्षित करना है, सावित्रीबाई फुले के मन में वो भाव कहां से आया? तो यहाँ से आया कि उस समय जो समाज में महिलाओं की पूरी परिस्थिति थी वो बहुत खराब थी, बहुत खराब। देखिए, एक तो देवदासी प्रथा थी, देवदासी प्रथा में वो महिलाओं की हालत देख रही थी। दूसरा, जो लड़कियां, छोटी लड़कियां विधवा हो जाती थी, उनका हाल बहुत खराब था, क्योंकि उनको पूरे केशवपन कहते हैं, पूरे सिर से बाल मुंडवा देते थे और सफेद कपड़े पहन के घर में ही रहना पड़ता था। तो उनकी परिस्थिति का फायदा घर के कुछ लोग लेकर वो लड़कियां गर्भवती हो जाती थी। तो मोटे तौर पर उन्होंने अपने समाज को जब देखा, महिलाओं को जब देखा, तो एक तरफ देवदासी प्रथा, उनके विधवा विवाह का विरोध था, उस समय विधवा विवाह का विरोध था, और तीसरी तरफ उनको शिक्षा न होना। तो यहाँ से उनकी एक प्रेरणा जगी। और ये बात भी है कि उस समय जो समाज में परिवर्तन चल रहे थे, समाज में परिवर्तन चल रहे थे। एक तरफ उनके पति ज्योतिराव फुले दलितों के लिए ही काम कर रहे थे कि दलितों ने समाज में आना चाहिए, अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए आधुनिक शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये उनकी जो ये भावना आई होगी कि मुझे अपनी स्त्रियों के लिए कुछ करना है, अपनी बहनों के लिए कुछ करना है, माताओं के लिए करना है, तो वहां से भावना आई और उनका जो क्रांतिकारी चरित्र था वो इसमें से देखा। क्या सिर्फ सावित्रीबाई फुले को दलित महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने वाली महिला के तौर पे जाना जा सकता है, या महिलाओं के लिए काम करने वाली एक क्रांतिकारी महिला के तौर पे जाना चाहिए? देखिए, ये दोनों बहुत अलग सवाल नहीं है, क्योंकि सबसे खराब हाल तो दलित महिलाओं का था। फिर भी आप देखिए, ये जो उन्होंने, आपको एक उनके जीवन की घटना याद रखना चाहिए। जो लड़कियां विधवा हो जाती थी, घर में रह के थी, तो उसमें एक ब्राह्मण महिला जो विधवा थी, गर्भवती हो गई, इन्होंने उनको पूरा आश्रय दिया और उनका जो बच्चा हुआ उसको इन्होंने अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट किया। ये उनकी सबसे बड़ी बात है। तो मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ उन्होंने दलित महिलाओं के लिए काम किया, पूरी तौर से महिला समाज के नारीवादी आंदोलन की जो शुरुआत है वो मेरे ख्याल से सावित्रीबाई से होती है। क्या सावित्रीबाई फुले को इसलिए वो स्थान आज भी नहीं मिल पाया है, या स्कूलों में उनकी तस्वीरें नहीं मिलती हैं, कि या सिर्फ इसलिए कि वो दलित हैं? ये देखिए, ये कहना, इसमें दो पहलू है। फिर से मैं इसके दो पहलू बताऊंगा। एक तो वो दलित है, इसलिए वैसे भी दलित समाज में जो परिवर्तन की चीजों को कम हम महत्व देते हैं। और दूसरा, आप ये देखिए कि स्त्रियों के सामाजिक परिवर्तन की जो दिशा है उसको भी हमारे स्कूलों में कम जगह दी जाती है। जी। सावित्रीबाई फुले पे आप आगे चल के देखिए तो पंडिता रमाबाई, आनंदी गोपाल, और जो महिलाओं ने इतना योगदान दिया भारत के आधुनिक बनने में, उनको भी कहाँ याद किया जाता है। जी, जी। तो दोनों दोनों आधार पे सावित्रीबाई को उतना थोड़ा सा पीछे रखा जाता है। यहाँ मैं एक और थोड़ा सा मैं ऐड करूँ आपके अगले सवाल के पहले, कि सावित्रीबाई अपने समाज के लिए इतनी जीवंत थी कि उन्होंने न केवल महिलाओं के लिए स्कूल खोला, साथ ही साथ उन्होंने लेखन का काम शुरू किया। जी। आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि सावित्रीबाई भारत की पहली महिला पत्रकार थी। और सुनिए, कविताएं लिखती थी, जी। सामाजिक मुद्दे पे जो कविताएं लिखती थी, वो कविताओं के आधार पे एक किताब, बहुत प्यारी किताब है, कभी आपके दर्शकों से आप उनका परिचय कराइए। उसका नाम है काव्य फुले। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी एक कविताओं की किताब पूरी भारतीय भाषाओं में अनुदित हो और सब लोग उसको, उनके योगदान को जाने। ठीक है, उस पे काव्य कविताओं पर एक अलग से प्रोग्राम करेंगे और उसको समझाने के सामने लोगों के रखने की कोशिश करेंगे और खुद भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या सावित्रीबाई फुले इसलिए बन पाई क्योंकि ज्योतिराव फुले थे उनके पति, इसलिए? थोड़ी तौर पे तो ये निश्चित बात है कि उस समय पति का साथ मिलना आपके काम को बहुत प्रेरणा देता है। पर इसमें दोनों बातें हैं, ज्योतिराव फुले की प्रेरणा भी है, उनका साथ भी है। क्योंकि ये भी बात याद रखिए कि सावित्रीबाई फुले जब उनकी शादी हुई थी वो खुद अशिक्षित थी, जी। और ज्योतिराव फुले ने उनको शिक्षा दी, उनको एनकरेज किया। तो एनकरेजमेंट जो है, उनको प्रोत्साहन तो पति से मिला, पर बाद में चल के उन्होंने खुद के आधार पे कई चीजों की योजना बनाई जो ज्योतिराव फुले से मिलती जुलती थी और उसके आगे थी। तो दोनों बातों में सच है कि शुरुआत ज्योतिराव फुले उनको शिक्षा देते हैं और वो अपने पति को देखती हैं, वो किस प्रकार से समाज में जुड़े हुए, और वो भी जुड़ जाती हैं और अपना इनिशिएटिव भी उनका
खुद का इनिशिएटिव भी इसमें काफी दिखता है। और परिवार के विरोध के बाद भी ज्योतिराव फुले अपनी पत्नी के साथ खड़े रहते हैं, घर छोड़ देते हैं। उनकी जो बिंदी है सर, उनकी जो बिंदी है उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? क्योंकि उस बिंदी पे भी मुझे लगता है बहुत बात होनी चाहिए, माथे की जो बिंदी है उनकी। देखिए, ओवरऑल आप देखिए, हम 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे तो पूरा जो हमारा संस्कृति, कल्चर वो एक लेवल पे था। तो उसके पूरा बाहर निकलना बहुत असंभव होता है। आपको शुरुआत वहाँ से करनी पड़ती है जहाँ लोग खड़े हैं जी। और एक आगे का कदम लेना पड़ता है जो उससे आगे जाकर समाज को मुक्ति देने का रास्ता दिखाता है। तो मैं उसको इस रूप में देखूंगा कि उनकी शुरुआत तो वही हुई थी। वो भी ज्योतिराव को मालिक कहती थी, ये जो वो उस समय का प्रचलन था। भले ही ज्योतिराव उनको एक बराबरी के लेवल पे बाद में ट्रीट करते थे और ये भी उनको एक मार्गदर्शक के रूप में दिखती थी। तो इन दोनों बातों को हमको थोड़ा परिप्रेक्ष्य भी देखना चाहिए कि 19वीं शताब्दी के मध्य में इस काम को करना ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। ये उतना ही क्रांतिकारी कदम है जो आज की नारीवादी आंदोलन नए नए मुद्दों को उठा के स्त्रियों की बराबरी के लिए काम कर रहा है। ये उतना ही क्रांतिकारी कदम उस समय के रूप में माना जाना चाहिए। उस समय के रूप में माना जाना चाहिए कि वो एक क्रांतिकारी कदम था। और आप सोच भी सकते हैं, आज तो सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं, किसी महिला के मन में कोई विचार है वो लिख सकती है, लेकिन वहाँ तो बोलने तक की इजाज़त नहीं थी और घर से बाहर निकल के काम करना ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहते हैं वो 2 साड़ियाँ लेके चलती थी, रास्ते में एक साड़ियों पर गोबर फेंक दिया जाता था, फिर स्कूल में जाके वो दूसरी साड़ी बदल लेती थी। उस कहानी में कितना दम है? काफी दम है, क्योंकि ये उन पे नियमित रूप से फेंकते थे। गोबर और कीचड़ दोनों नियमित रूप से फेंकते थे, पत्थर भी फेंकते थे। तो ये कहानी मुझे काफी विश्वसनीय लगती है कि वो स्कूल में जाके बच्चियों को पढ़ाना है, तो वो उसमें विश्वसनीयता तो बहुत है। आज के दौर में अगर हम सावित्रीबाई फुले को समझना चाहें या बच्चों को समझाना चाहें, या आज का जो हमारा महिला वर्ग है समाज का, उसे तमाम धर्म जात से अलग हटा के समझाना चाहें, तो क्या तरीका होगा, किस तरीके से समझा पाएंगे? मैं इसको इस रूप में देखूंगा कि आज जैसे महिला नारीवादी आंदोलन भी कोई एक दिशा में हमेशा नहीं गया है, 2 कदम आगे है, 1 कदम पीछे है। आज का दौर जो है नारीवादी आंदोलन को पीछे धकेलने का दौर है। उसमें मैं एक आपको उदाहरण दूंगा जो बिल्कुल आज का चल रहा है, कंटेम्प्रेरी है। जैसे लव जिहाद के ऊपर कानून बनाए जा रहे हैं। अब लव जिहाद के ऊपर कानून ऐसा लगता है कि ये केवल मुसलमान नौजवानों के खिलाफ एक कदम है। मेरी समझ है ये हिंदू लड़कियों के जीवन पर नियंत्रण करने का एक तरीका है। जी। जिस प्रकार से सावित्रीबाई फुले ने उनके शिक्षा पे बंधन की जंजीरों को तोड़ा, वैसे आज के दौर में लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने की, अपने खुद के हिसाब से जीवन जीने की जो आजादी होना चाहिए, सावित्रीबाई को मैं उस रूप में देखूंगा कि आज उनके उठाए हुए कदमों से जो समाज में बराबरी आई, उसको पीछे ढकेलने के लिए ये लव जिहाद वगैरह के कानून बनाए जा रहे हैं। और आप देखिए वैलेंटाइन डे पे ये जो बजरंग दल वगैरह के लोग हैं वो किस प्रकार से अपोज करते हैं और बाकी चीजों का जो विरोध, तो उसमें मुख्य बात यही है कि लड़कियां पुरुष के नियंत्रण में वापस आ जाएं। जो औरतों ने थोड़ी आजादी प्राप्त की है सावित्रीबाई फुले से शुरू होकर, उसको पीछे ढकेलने की जो प्रक्रिया है उसके सापेक्ष में हमको सावित्रीबाई के योगदान को देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली। हम लोग बताते हैं आपको अक्सर कर कि 15 से 20 मिनट के बीच अपनी बातचीत को समेटना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हम वीडियो की शक्ल में आपके सामने खबरें रखते हैं, अखबार तो या मैगज़ीन तो है नहीं। लेकिन आपकी बातचीत से जो सार निकलता वो ये कि वाकई में महिलाओं को गुलाम बनाने की आज भी हर चंद कोशिश की जा रही है। सत्ता में बैठे लोग महिला अधिकारों की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन किसी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, 33% आरक्षण नहीं देते हैं। लव जिहाद के नाम पर उनको ज़रूर उनकी सोच पर हमला करके कैद में रखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फिर आपसे जुड़ेंगे किसी और मुद्दे पर। धन्यवाद।